जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके सारी चीज़ें आपके सामने लेके आता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग इसके रिस्पेक्ट में आपको दे दी जाती है, जो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए यहाँ पे ये वीडियो मैं लेके आता हूँ। चलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखा जाए और समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ब्रेक लगाया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो बुलडोजर कल्चर है, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा एक वर्ड होता है कल्चर। कल्चर जो संस्कृति में जुड़ जाती है, जिसे हम लोग आज अपनाने लगते हैं कि हाँ ये सही है, ये तो सभ्यता में बन गया है, तो हम लोग आंख बंद करके उसको मानने लगते हैं। उस चीज़ों को यहाँ पे कल्चर टर्म दिया जाता है। तो ये बुलडोजर कल्चर को सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया है और कहा है इस प्रकार की एक्टिविटी करने से पहले 15 दिन की प्रायर नोटिस उस ऑक्यूपेंट पे, जो अगर कोई आपको लगता है कि कब्जा किया है, उसे 15 दिन की नोटिस मिलनी चाहिए। वो नोटिस इसलिए मिलनी चाहिए ताकि उसको अपना लीगल राइट्स के बारे में वो अगर कोई क्लेम करना चाहे तो उसे भी आज़ादी हो। ये बहुत ही अच्छी एक स्टेप मैं कहूँगा, इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सिटीजन की राइट्स कहाँ है। कोई भी अगर कार्य, कोई भी ऑक्यूपेंसी करता है, कोई लैंड को अगर बात करें तो इलीगल रूप से है कि लीगल रूप से है, ये सीधे सीधे पुलिस फोर्स नहीं तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। यहाँ पे उसके लिए जुडिशरी बैठी हुई है। जुडिशरी का रोल जो है वो जुडिशरी रोल प्ले करेगा। इसीलिए 3 पिलर ऑफ द गवर्नमेंट बोला गया है। वो क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये दोनों ओवरलैप आपस में करती हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ये जो है इंडिपेंडेंट और इंटीग्रल होता है, स्वतंत्र रूप से होता है लेकिन जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट और इंटीग्रल कहते हैं जुडिशरी को। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में जो ओवरलैप करते हैं, वो ये इनका काम ना करें, यानी जजमेंट देने का काम ना करें सीधे सीधे कि ये आप गलत किए हैं, आपका घर हम गिरा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि आप एक घर को गिरा रहे हैं, किसी का मकान है, इस मकान को आप आए और मकान को आपने गिरा दिया। तो इस मकान में 5 लोग रहते थे। इस 5 लोगों में से अगर मान लीजिए कोई एक गलत कार्य किया है, उस 5 को तो अब सजा मिल रही है, क्योंकि घर तो एक ही था। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा, अगर कोई इलीगल तरीके से वहां पे रह रहा है तो उसकी भी इशू इसी से समझेगी कि आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन में ये अब बाइंडिंग कर रहा है, क्या? डायरेक्टिव, कि आप जो है अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक ऑफिशियल तक इस प्रकार से लेके जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से बोला हुआ है, यानी अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे आई हैं, संजीव खन्ना साहब, तो उनका यही मानना है कि आप इस प्रकार के जो बुलडोजर वाले कल्चर को खत्म करके अपनी जगह पे जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश तो टॉप पे इस प्रकार से चल रहा है। लोगों को पसंद आने लगा है ये बुलडोजर कल्चर। तो ये बुलडोजर कल्चर कोई रूल को फॉलो अगर नहीं कर रहा है तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज पे। तो झारखंड में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 66% वोट आउट की टर्न आउट हुई है। वायनाड एक ऐसा लोकसभा असेंबली है जहां पे इन स्टेट के साथ भी इसका चुनाव हुआ है। तो 64% के आसपास केरला की सीट है, यहां से प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ रही हैं। ये वही सीट है जहां से राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ चुके थे और उन्होंने अमेठी चुना था, और वायनाड की सीट खाली हो गई। तो यहाँ पे वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी को उतारा गया है, कांग्रेस की तरफ से या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से। यहाँ पे जो लोकसभा की एक सीट थी वायनाड की, उसकी भी इलेक्शन हुई। इसके साथ 31 असेंबली सीट हुई जहां पे बाई इलेक्शन भी थे। तो यहाँ पे झारखंड की इलेक्शन के साथ 31 ऐसे यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन हुए जो बाई इलेक्शन थे, यानी जहां पे सीटें खाली थी।
वहां पे इलेक्शन हुए। उसके बाद अगर बात कही जा रही है तो एक जो है लोकसभा की सीटें थी। तो ये सीटें वो हो गई जो मुझे आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की तरफ। तो दिल्ली का प्रदूषण अपने एकदम सुप्रीम पॉइंट पे चल रहा है जो 418 है। तो इसको वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी घोषित कर दी गई है। IQ एयर की बात करें, यहाँ पे जो ये कंपनी है स्विट्जरलैंड की, तो स्विस एयर क्वालिटी है, ये जो बता रही है कि दिल्ली में सांस लेना कितना दुर्लभ हो गया है, क्योंकि वहां पे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ एयर मौजूद है। इस सेशन में, इस सीजन में अगर हम बात करें तो ये इतना प्रदूषण मच गया है कि जो एयरपोर्ट है उसको भी बाधित कर रहा है। मान के चलिए ये एयरपोर्ट का रनवे है, रनवे पे अगर प्लेन आ रही है कोई, तो प्लेन अगर दिख नहीं रहा है इसको, तो ये लैंड कैसे करेगा? तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी की वजह से डिसरप्शन एट एयरपोर्ट भी हो रहा है। तो ये तो हो गई आपकी जो फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन हेल्थ का कंसर्न सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। और आज के डेट में अगर बात करें तो 19.4 टाइम्स हायर चल रहे हैं हम इस पोल्यूशन वाली कैटेगरी में WHO की परमिशिबल लिमिट से। तो WHO 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर किया था, तो हम लोगों का कितना चल रहा है? 291 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक। तो इतना हम लोग इस दिल्ली में प्रदूषण मचा रहे हैं। अब इसके प्रदूषण के केवल एक ही कारण नहीं है कि व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, हर प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर नहीं फॉलो करेंगे, एक लाइन में बोल रहे हैं, तो ये जो है पोल्यूशन ऊपर बढ़ता रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो आपके सामने मैं इस स्लाइड में दिखा रहा हूं, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो 13 में आता है, 14 में लाइफ बिलो आता है, लाइफ ऑन लैंड 15 में आता है। तो कुछ इस प्रकार से है क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए। तो यहाँ पे आज है 14 नवंबर फ्रेंड्स। आज के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ये एक ट्राइब है डोंगरिया कोन्स ट्राइब। ये कहाँ की? तो प्राइमेटिव ट्राइब है ये, आपके आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा बाउंड्री पे ये रहती है, यानी आंध्रा और उड़ीसा दोनों में डोंगरिया कोन ट्राइब पाए जाते हैं। तो ये चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है और ये पिक्चर लाखों वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप में, लाखों वर्ड्स। ये कहते हैं कि ना एक पिक्चर जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि लाखों वर्ड्स। ये एक बच्ची है, इसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है। ये देखिए बच्ची जो है वही बच्चे को अब पाल रही है। तो इनकी माँ कहीं और है, ड्यूटी पे है या फिर कोई कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से ये बच्ची का जीवन इस बच्चे को ध्यान देने में जा रहा है। तो देखिए फैमिली प्लानिंग तो बहुत जरूरी है और ये सोचना समझना पड़ेगा कि कितने बच्चे हमको पैदा करने हैं। उसके बाद सरकार की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और वो रीचनेस होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद लोगों के पास अवेयरनेस भी होना चाहिए, वो सब तो प्रोग्राम से ये सब जुड़े हुए होना चाहिए, तब उस प्रकार से ले जाकर के हम यंग वंस की केयर कर सकते हैं। तो ये जो चित्र है, ये जो डोंगरिया ट्राइब है, ये न्यूज में आ गई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। फ्रेंड्स आपको बता दें, इन्फ्लेशन को लेके मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले ही वीडियो में, बहुत डिटेल से मैंने इन्फ्लेशन को समझाया था। तो यहाँ पे आज क्या बातें बोली जा रही हैं, कुछ उसी प्रकार से बातें आज भी रखी गई हैं, लेकिन कुछ आंकड़ों को इसमें जोड़ दिया गया है, उनको देखेंगे और आगे निकलेंगे। बात करी जा रही है महंगाई की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करी जा रही है कि जो दाल चावल सब्जी और वेजिटेबल्स हैं उसकी दाम में बढ़ोतरी हो गई है सितंबर से अक्टूबर में। आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मैं कल डिटेल में बताया हूं इसी वीडियो में। अगर बात करें तो आज के परिदृश्य में अगर देखें तो क्या चल रहा है, तो जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अनइवन है, यानी ऊपर नीचे कभी स्पाइक, इस हिसाब से चल रहा है।
वेजिटेबल की प्राइस बढ़ गई है, तेल की प्राइस बढ़ गई है, आलू टमाटर है, सब्जियों के दाम यहाँ सीधे सीधे बोला जा रहा है बढ़ गए हैं। फूड प्राइस की बात अगर करें हम तो सही मायने में देखेंगे कि ये बहुत तीव्र गति से ऊपर जा चुका है जुलाई से ही। हर प्रकार से यहाँ पे दामों में बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। तो वेजिटेबल से लेके ऑयल्स तक हर फील्ड में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो करंट जो इन्फ्लेशन है वो क्या कह रहा है, तो जो कोर इन्फ्लेशन है, अब ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो कोर इन्फ्लेशन वही होता है जो महंगाई में ये फूड और एनर्जी को न जोड़ा जाए, उस इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। याद रखिएगा ये चीजें। और हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो बाकी रेस्ट ऑफ जो चीजें जो बढ़ रही हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गई। और सफिशिएंट फूड ग्रेन बटर, इस प्रकार से जो खरीफ का हार्वेस्ट हुआ है सीजन में, वो सारी चीजें एलिविएट करेंगी प्राइस मेजर को। तो इस प्रकार के कह देने से वो दाम कम नहीं होगा। सीधे सीधे यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। सही मायने में हमें ड्यूरेबल डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन चाहिए, यानी सही मात्रा में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए। इस पे सोचने की जरूरत है। इंटरेस्ट रेट जो कट कर रहे हैं हम, उस सही मायने में हमें सोचने के लिए चाहिए कि क्या हमारे इंटरेस्ट रेट कट करने से कुछ हद तक अगर फायदा होगा तो हमें करना चाहिए। इस विंडो पे भी बात करी जा रही है, इस मुद्दों पे भी बात करी जा रही है। पॉलिसी मेकर इशू है ही, और जो चैलेंजेज है इन्फ्लेशन को लेके, कंजम्पशंस को लेके, वो यही है कि हम टैक्स कट भी कर सकते हैं बेटर फूड और मैनेजमेंट के लिए। और फिस्कल जो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है, गवर्नमेंट तैयार करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है, मॉनेटरी पॉलिसी ये आरबीआई तय करती है। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये तीनों इन्फ्लेशन को मैं एक्सप्लेन किया हूं। यहाँ पे 1 मिनट में इस स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा। डिमांड ज्यादा बढ़ जाने की वजह से दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, तो डिमांड पुल। और कॉस्ट में बढ़ जाने से, मान लीजिए बलून है, हीलियम का दाम बढ़ गया गैस का जो इसमें भरा जाता है, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, वेजेस बढ़ जा रहे हैं लोगों के, तो दाम बढ़ोतरी हो जा रही है। इस प्रकार के इन्फ्लेशन की बात करें, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जरूर से जरूर आप अपने फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है सिंपल सा, इसको जरूर से जरूर आप अपने आईडी पे शेयर करें, खास करके फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें, ताकि लोगों तक आसानी से पहुंचे और जो इससे जुड़ना चाह रहा है वो इससे आसानी से जुड़ सके। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैकग्राउंड डिटेलिंग अगर देखा जाए तो यह क्या है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए बैंकों में, ये भी ये तय करता है। तो 6 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, रिजर्व बैंक के 3 होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3। अगर किसी मुद्दे पे ये टाई हो जाती है तो आरबीआई के जो गवर्नर है तब जाकर के वो अपना वोट डालते हैं, नहीं तो वोट नहीं डालेंगे। और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 4 से 6 के बीच में रखा गया है, यानी 2% प्लस माइनस हो सकता है। 4% का इन्फ्लेशन मेंटेन करने के लिए बोला गया है, +-2। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में ये एक्ट आता है, फिनांस एक्ट 2007 में इसको अमेंड करता है। दूसरी तरफ बात करी जाए, यही कमेटी है जो एंश्योरेबल है किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि इन्फ्लेशन बढ़नी नहीं चाहिए 4% से, +-2 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये इससे पहले इसका नाम TAC था, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। अब बात करें थोड़ी सी आरबीआई की, तो आरबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल बैंक है जो रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसका 4 रीजनल ऑफिस है, वो कहाँ कहाँ है, तो 4 रीजनल ऑफिस आपका और 21 कैपिटल सिटी में यहाँ पे चीजें हैं। रिस्पॉन्सिबल की बात करें यहाँ पे तो ये कंट्रोल करती है और सप्लाई करती है इंडियन रुपीज को, मैनेज करती है क्या, कंट्री के मेन पेमेंट सिस्टम जो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहीं पे इसकी ऑपरेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को ये शुरुआत होती है। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर होते हैं। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे इसकी रिकमेंडेशन आती है कि इसको लाया जाए। हिल्टन यंग कमीशन याद रखिएगा आरबीआई से जुड़ा हुआ है। ये
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, यानी ये कुछ ऐसे लोकेशन है जहां पे मुद्रा का निर्माण होता है, पैसों का। उसके बाद अगर बात करी जाए तो ये 1947 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के भी हम बैंक थे और इंडिया के भी बैंक थे। इसकी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हो जाती है। आरबीआई के 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो ये पूरी डिटेलिंग है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यही चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं, किस प्रकार से ऊपर चल रहा है। तो आरबीआई का, फिस्कल गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या रोल हो सकता है वो हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। मणिपुर मिजरी की बात करी जा रही है। फ्रेंड्स, अगर मणिपुर की 1 से 2 साल के बीच में सिचुएशन देखा जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति चल रहा है, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में मणिपुर अपना फेस कर रहा है। उसका कारण ये है कि 2 कम्युनिटी हैं वहाँ पे, कुकी कम्युनिटी और मितई कम्युनिटी। इन दोनों कम्युनिटी में शेड्यूल ट्राइब में जाने के लेके झगड़े हो रहे हैं आपस में। उस झगड़े का क्या वजह है? तो शेड्यूल ट्राइब में अगर जो ऐड हो जाएगा, जो कि मितई ट्राइब ऐड नहीं है, अगर इस कम्युनिटी इस ट्राइब में, शेड्यूल ट्राइब में ऐड हो जाएगा तो इसको हर प्रकार से रिजर्वेशन मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में इसमें मिलेगी, प्लस गवर्नमेंट की स्कीमों में भी फायदा मिलेगा। ये सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बहस चल रही है। यहाँ पे सीआरपीएफ लगाए गए हैं कि कुछ ही दिन पहले 10 मिलिटेंट लोगों की हत्या हो गई। यहाँ पे सीआरपीएफ ने उन्हें शूट आउट किया, जिसके कारण यहाँ पे मणिपुर में इस जिरबम डिस्ट्रिक्ट में इशू निकल के आई थी। अब ये डिमांड इसी की वजह से है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों कम्युनिटी का अपना अलग अलग कंसर्न बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मितई को सपोर्ट कर रही है और कुकी वाले इनके अगेंस्ट में आ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मितई को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुकी वाले गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि कुकी कम्युनिटी सीआरपीएफ के अगेंस्ट में है, वहां के मिलिट्री के अगेंस्ट में है। तो हर प्रकार से जो इशू है वो कंट्रोल में आ नहीं रही है। तो यही सब आरोप लग रहे हैं। बच्चों को और वुमेन को किडनैप भी किया गया है। यहाँ पे एब्डक्शन की बात करी जा रही है। जब बड़े लोगों को हिरासत में लिया जाता है, किसी के द्वारा किडनैप किया जाता है तो एब्डक्शन कहा जाता है। जब बच्चों को किया जाता है तो किडनैप किया जाता है। इस प्रकार से वेपन भी थानों से चोरी की गई। कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन कोऑपरेशन कर दी है, किसके साथ? सीआरपीएफ के साथ। तो जो कुकी की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रकार का क्लेम की है। वहां के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। अच्छा, यहाँ के गवर्नर का नाम कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो इसी बात को लेके वायलेंसेस फैल रहा है कुकी कम्युनिटी को लेके, कि कई सारे ऐसा लोग मानते हैं कि जो समर्थन है कहीं ना कहीं कुकी कम्युनिटी यहाँ पे पार्टीशन कर रही है। पार्टीशन मतलब कहीं ना कहीं समर्थन इस प्रकार से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, कि एक ऑर्गेनाइज मीटिंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव दोनों लोगों को बैठा के, कुकी और मितई कम्युनिटी को, तब जाकर के यहाँ बात निकल के आएगी। यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर की डिमांड करी जा रही है यहाँ पे कुकी के लिए। कुकी कह रही है कि भैया हमको मणिपुर को 2 भाग में बांट दो, एक यहाँ पे यूटी बना दो, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, जहाँ पे असेंबली भी हो। ठीक वैसे ही बात करी जा रही है जो जम्मू एंड कश्मीर आज की परिस्थिति में है। तो यहाँ पे उस प्रकार के बातें बोली जा रही हैं। तो कुकी कम्युनिटी क्या कह रही है? डिमांड कर रही है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यहाँ पे वायलेंस इरप्ट हो जा रहे हैं बार बार। एथनिक रिलेशन में बहुत सारे वायलेंसेज यहाँ पे आ रहे हैं। कुकी का यही रिप्रेजेंटेटिव वाली बात चल रही है कि किस प्रकार से हम इंटरवेंशन करेंगे, सेंटर को किसकी रिजॉल्व करे ये केस। तो सेंटर को कहीं ना कहीं इंडल्ज होनी पड़ेगी, तभी आकर के ये चीजें रुकेंगी। और सेंटर सही मायने में अगर ये चाह लेना तो ये आपको बता रहा हूं मैं, ये 1 सप्ताह के अंदर ये चीजें खत्म हो सकती हैं। सेंटर अगर चाह ले तो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर सेंटर की एक विल पावर हो, पॉलिटिकल विल पावर, तो ये चीजें समाप्त हो सकती हैं। पुलिस को भी यहाँ पे अपनी सही प्रकार से रोल प्ले करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वायलेंसेस खत्म हो पाएंगे। कुकी कम्युनिटी, मितई कम्युनिटी में दोनों में एक प्रकार से सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। बैठ के बात विचार करने की और करवाने की जरूरत है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर आपका ये रहा, इसकी कैपिटल इम्फाल है। ये बॉर्डर टच करती है कहाँ से? नागालैंड से, आसाम से और मिजोरम से। तो ये स्टेट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करी जा रही है। इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, यानी किस प्रकार से ये अपना लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब कॉरपोरेशन की बात चल रही है तो इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स। अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग हम नहीं देखेंगे तो क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैकग्राउंड डिटेलिंग से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले म्युनिसिपल की बात कर लेते हैं। एक एक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसको इन्फोर्स किया जाता है 1993 में। ये क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी एक्ट आती है। इसका सही जो टर्मिनोलॉजी है द म्युनिसिपैलिटी, इसी टर्मिनोलॉजी से संबोधन किया गया है। इस एक्ट को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कहते हैं, और सही मायने में इन्फोर्स होता है 1993 में। एक्ट आती है 92 में, इन्फोर्स होता है 1993 में। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 से 243 ZG तक होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 9A में है। अब ये जो एक्ट है, ये जो 1992 में एक्ट लाते हैं उसमें 12वां शेड्यूल भी जुड़ जाता है, 12th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट रखे गए हैं। 18 विषयों पे इस पे नियम कानून बनाएंगे। अब इसमें 3 प्रकार की म्युनिसिपैलिटी की बात करी गई है। 3 प्रकार की म्युनिसिपैलिटी कौन कौन? पहले नगर पंचायत, जो अभी इस ट्रांजिशनल एरिया में है। ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जो कहीं ना कहीं अभी डेवलपिंग कंडीशन में चल रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, एक छोटा सा शहरी एरिया म्युनिसिपल काउंसिल कहलाती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा लार्जर अर्बन एरिया, तो यहाँ पे अर्बन बॉडीज के रूप में कार्य करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 3 प्रकार की म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेंट्रल लेवल की बात करें तो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो डील करती है कौन? ये सब्जेक्ट आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, लेकिन सेंट्रल लेवल का जो सब्जेक्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट वहां पे डील करती है। तो कुछ चीजों में सेंट्रल डील करेगी, कुछ चीजों में स्टेट भी डील करेगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 3 मिनिस्ट्री हैं जो इस चीज को डील करती है। पहला क्या है? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल का जो सब्जेक्ट है उसी में ये मिनिस्ट्री डील करेगी केवल, ये बात याद रखिएगा। तो एक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये 3 मिनिस्ट्री डील करती हैं किससे? इन म्युनिसिपैलिटीज से। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस सन में आया था? तो 1688 में मद्रास में आया। कलकत्ता और बॉम्बे की बात करें तो 1726 में स्थापना हुई। चलिए और डिटेलिंग में जानते हैं, क्योंकि जरूरत हो जाती है। अब जो म्युनिसिपैलिटी की हम बात करते हैं तो 8 प्रकार के लोकल अर्बन बॉडीज यहाँ पे आते हैं इसी के अंतर्गत, और ये क्रिएट किए जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन करे गई अर्बन एरियाज की, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, म्युनिसिपैलिटी आती है, नोटिफाइड एरिया कमेटी आती है, टाउन एरिया कमेटी आती है। ये जो 4 कमेटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेट करती है। ये चारों। यहीं पे बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड, तो ये वही चीज है, छावनी बोलते हैं हिंदी में इसको। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल एजेंसी जो है सिविक के अंतर्गत आती है। कोई स्पेशल चीजें नहीं है, ये स्पेशल पर्पज के लिए बनती है, केवल फंक्शनल रोल प्ले करती है। ये पोर्ट वगैरह हो गए, बंदरगाह, टाउनशिप ले लिया जाता है किसी जगह की, ये उस प्रकार से वर्क करते हैं। तो ये टोटल हो गई। ये कुछ आर्टिकल है जो आर्टिकल 243 से लेके 243 तक, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी आर्टिकल 243 में मेंशन है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आपको रिमेंबर होना चाहिए। ये स्लाइड से क्वेश्चंस कई बार बने हुए हैं। अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे
इन विषयों को आपको क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि कारपोरेशन साउदर्न स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु ये टॉप ऐसी लिस्ट में है जो अपने ही टैक्स रिवेन्यू से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा टैक्स रिवेन्यू जनरेशन हो रही है इन स्टेटों में। तो कौन से स्टेट हैं? कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये आपको पता होना चाहिए। फिनेंशियल ईयर 2024 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में अगर एस्टिमेट किया जाए यहाँ पे तो जो 50% है, क्या 50% रिवेन्यू, तो ये अपने ही टैक्स से जनरेट कर रहे हैं। कौन? ये वाले स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ये वाले। और 25% की बात करें तो ये प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। बाकी देखिए 50% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और 25% बात करी जाए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है। तो ये खुद ही अपने आप में ही इतने इंडिपेंडेंट हैं। इस प्रकार की इंडिपेंडेंसी भारत में जिस दिन आ जाएगी तो भारत का गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला भी ऊपर चला जाएगा। ये जो इशू है इसलिए यहाँ पे मुझे समझाना था। और इनके इनकम आ कहाँ है? ये वाला जो लाइन है वो आपका 2020 का है, ये वाली जो लाइन है 2024 को दर्शा रही है। और ये टैक्स रिवेन्यू आ रही है, अदर इनकम आ रही है, सेल एंड हायर चार्जेज इनकम, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे आ रही है, फी और चार्जेज, रिवेन्यू कंपनसेशन से, रेंटल इनकम से आ रही है, ग्रांट कंट्रीब्यूशन से आ रही है। तो ये टोटल जो है यहाँ पे कलेक्ट करती है, जिसके कारण यहाँ पे अच्छे से कार्य प्रणाली को एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यही पूरी डिटेलिंग थी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप अपने फेसबुक चैनल पे इसे जरूर से शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो लोग इस वीडियो को नहीं जान रहे हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचेगी और उनको अगर हेल्प कर सकती है ये वीडियो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। CKM सिंड्रोम पे देखेंगे क्योंकि इसको मैं कवर कर दिया था पिछले वीडियो में अच्छे से, तो एक बार यहाँ पे कुछ अलग एंगल निकल के आया उसको देखेंगे। CKM पहले सिंड्रोम ही एक प्रकार से नया टर्म निकल के आ रहा है, लेकिन ये है क्या? तो कार्डियोवास्कुलर हार्ट वाली प्रॉब्लम, किडनी वाली प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। CKM सिंड्रोम ये बीमारी आपसे जुड़ी हुई है और अलार्मिंग रेट से ये बढ़ रहा है, लोगों के हेल्थ को ये प्रभाव कर रहा है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें यहाँ पे तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी, डेथ और इन्फेक्शन, इन सब चीजों को रख करके ग्लोबल बर्डन डिजीज को कम करने की बात कर रहा है। यानी वो अपनी हेल्थ चीजों पे फोकस कर रहा है तमिलनाडु, क्योंकि वो जान रहा है कि आने वाले समय में अगर लोग यहाँ पे ओल्ड एज होंगे, 2-3 दिन से आर्टिकल चल रहा है ओल्ड एज और हेल्थ पे, तो अगर ओल्ड एज होंगे तो उन्हें कार्डियो प्रॉब्लम होगी, किडनी प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिक उनकी स्लो होगी। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, सही करने के लिए उनको हम एक प्रकार से अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे तो हम पुनः के पुनः उसी ढर्रे पे चलते हुए नजर आएंगे। हमें यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम कहाँ पहुंचे रहेंगे? यहाँ पे। तो उसी चीज की यहाँ पे बात करी जा रही है। इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्लिनिक सिस्टम को, हेल्थ इकोनॉमिक्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि 1200 करोड़ तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च करते हुए नजर आया। क्या 2020 में तमिलनाडु स्टेप सर्वे हुआ, इसमें WHO स्टेप सर्वे से अप्रोच करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सर्वे हुआ, उसमें ये पाया गया कि 28% के आसपास लोग ओवरवेट हैं। उसके बाद 11% लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, 33% लोगों को बीपी हाइपरटेंशन है। इस प्रकार की चीजें निकल के आया। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 20 से 21 में यही प्लान करता है कि किस प्रकार से इंडिया के डायबिटीज जो 16.5% है, ओबेसिटी यहाँ पे 40% के आसपास से जो गुजर रहे हैं, उसको हम कम करेंगे तो अपनी NCD वाली जो डिजीज है जिसे हम CKM बोल रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन और CKM में
क्या बातें बोली जा रही हैं कि हमें ग्लोबल स्तर पे जाकर के कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपनी ही रीजनल स्तर पे हैं और इसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, वहाँ की भी चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर अच्छी एस्पेक्ट्स और पॉलिसी है तो। यही सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं तो यही सारी डिजीजेज हैं जो पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक रिक्वेस्ट जरूर होगा, फेसबुक पे ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, लोगों तक ये चीजें आसानी से पहुंच जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के कुछ मेमोरियल फंड को लॉन्च किया जाएगा जिसको नेहरू आर्चिव कहा गया है। नेक्स्ट ईयर से देखते हैं किस प्रकार से चलती है। इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि नेहरू जी के द्वारा लिखे हुए कुछ पुस्तकों का यहाँ पे नाम आया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ऑलमोस्ट 100 वॉल्यूम है, तो नेहरू जी ने इन किताबों की रचना करी थी। अब वो किताबें कौन कौन सा हैं, तो लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, द यूनिटी इन इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ये सब बुक्स हैं जो काफी फेमस हैं और इस फंड को इकट्ठा करने के लिए जो कार्यरत हैं वो यूएस की एक बेस्ट एजेंसी है विल्सन सेंटर, ये कार्य करेगी। जयराम रमेश से ये पूछा गया कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है, क्या पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्शन है ये, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन नहीं है यह किया जा रहा है एक हिस्टोरिकल इंटेलेक्चुअलिटी के लिए। इतिहास के पन्ने में जो चीज छिपी हुई है उसे बाहर निकालना, जो चीजें अच्छी हैं उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उनका यही सब कहना था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये ज्वाइंट ड्रिलिंग ऑपरेशन किए हैं एक डिफेंस पैक्ट में। उसका एक्सरसाइज का क्या नाम है, तो केरिस वुमेरा एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, याद रखिएगा, जिसमें जावा आइलैंड पे हुआ है। एयरफोर्स, लैंड, सी और साइबर एक्सरसाइज से भी जुड़ा हुआ है। तो किससे किससे जुड़ा हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा। ब्रिटिश राइटर यहाँ पे हार्वे, इनको बुकर प्राइज अवार्ड मिला गया है। तो समंथा हार्वे नाम है, याद रखिएगा। ये ब्रिटेन की हैं जो अभी 2024 में बुकर प्राइज जीती हैं। किस चीज के लिए, तो ऑर्बिटल से। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो कोविड-19 लॉकडाउन में कुछ अपनी मुद्दों पे इन्होंने बुक्स लिखी है, तो जुड़ा हुआ है चीजें कोविड-19 से। और किस हिसाब से ये इनको बुक ऑर्बिटल की वजह से बुकर प्राइज प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट और एसडीजी से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस गोल से पहले कौन सा गोल था, एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 2000 से लेके 2015 में ये चीजें खत्म हो जाती हैं। 2016 से लेके ये 30 तक इसका आंकड़ा है, किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। इसमें टोटल कितने गोल हैं, तो 17 गोल हैं, 169 टारगेट है। इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो टोटल 17 गोल हैं, इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर कोई भी देश गरीबी से गुजर रहा है तो खाने को बिल्कुल भी नहीं रहेगा। खाने को अगर नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो शिक्षा आप ले नहीं सकते। जब शिक्षा ही नहीं लेंगे तो समाज का ज्ञान कैसे होगा, जिसे जेंडर इक्वालिटी के रूप में बोल रहे हैं। कौन बात करेगा क्लीन वाटर और सैनिटेशन की, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की तो बात ही हटा दीजिए। डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता अगर जिसमें पॉवर्टी हो। इंडस्ट्री और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर सकता जो पॉवर्टी से गुजर रही हो। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात ही नहीं होगी अगर वहां पे गरीबी हो। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी की बात ही नहीं होगी अगर वहां पे गरीबी हो। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात ही नहीं उठती है अगर वहां पे गरीबी हो। क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं होती है अगर वहां पे गरीबी हो। लाइफ बिलो वाटर की बात ही नहीं होगी अगर वहां पे गरीबी हो। लाइफ ऑन लैंड की बात ही नहीं होगी अगर वहां पे गरीबी हो। तो ये पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात 16 में मेंशन करी गई है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स की बात करी गई है कि हर लोग इस मुद्दे पे
एक साथ लेकर के चलेंगे। तो नंबर 1 से लेके नंबर 17 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फोकस करना पड़ेगा। तो ये पूरी डिटेलिंग थी। अब बात आती है इस आर्टिकल की जो निकल के आई है कि भारत का जो चाय है और चीनी है वो जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से इम्पोर्टेंट कंसर्न दिखा रहा है अपने ही देश के अंदर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि अगर हम एक कंट्री हैं और ये वर्ल्ड है और एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना टी प्लस शुगर जो स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो हम भेज रहे हैं। तो अपने देश का हम क्या क्या भेज रहे हैं, अपने देश का वाटर भेज रहे हैं, अपने देश का हम क्या भेज रहे हैं, सॉइल भेज रहे हैं, अपने देश का सस्टेनेबल जो वर्क है वो भेज रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट में इतना सारा पानी लग के उगता है, गन्ना और चाय जिस लोकेशन पे उगता है, हम गन्ने की यहाँ ज्यादा बात करेंगे क्योंकि जल की आवश्यकता इसको ज्यादा होती है। 1 किलो गन्ना उगाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर 1 किलो अनाज की बासमती चावल की बात करें तो लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो बासमती चावल की हम बात करें तो 4 से 5000 लीटर की आवश्यकता होती है। गन्ने को 3000 लीटर की आवश्यकता होती है। 1 किलो गन्ना की केवल बात कर रहे हैं, एक नहीं। तो इस हिसाब से हम कहीं ना कहीं वाटर का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हम वाटर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे देश में ही वाटर की इतनी स्कार्सिटी है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ कैसे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन में फोकस क्या करना है, हमें साफ करना है। क्लाइमेट एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, लाइफ बिलो और लाइफ ऑन लैंड पे फोकस करना पड़ेगा। तो हम करेंगे कैसे, बात यहाँ पे यही निकल के आ रही है कि हम करेंगे कैसे। अब वो प्रश्न क्या उठता है, यहाँ पे एक प्रश्न सबसे बड़ा यही उठता है कि जो हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रहा है कि अपने देश का वाटर हम दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस करके हम एक्सपोर्ट कर दिए। अब वो कंट्री क्या कर रही है, वो कंट्री हमको पैसा देके निकल जा रही है। तो पैसे तो किसी चीज से आ सकता है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को उगाने के लिए बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्स की जरूरत होती है। तो इकोलॉजिकल कंसर्न है, सोशल फैक्टर इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात कही जा रही है। अगर हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने ही जगह पे अपने एरिया में जो अपना लैंड है, भूमि है जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, उसको हम सही प्रकार से यूजेज नहीं करेंगे, केवल फर्टिलाइजर मार के उपयोग करेंगे, वाटर सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो हम अपने ही देश के, अपने कंट्री के जो सस्टेनेबल इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको तोड़ रहे हैं, जिसके कारण अपने ही कंट्री में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कार्बन क्रेडिट सिस्टम आपको समझाया था और सर्टिफिकेट कोई और ले रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट किसको मिल रहा है, किसी और को, तो बेच किसी और को दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये कहानी यहाँ पे जोड़ सकते हैं समझने के लिए। तो इसी की बात करी जा रही है। ये जो कंसर्न है वो प्रोडक्शंस को लेके भी कंसर्न है, कितना एक आदमी को प्रोडक्शन करना चाहिए। मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये 12वां आता है मेरे लिए। क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल की बात करी गई है, कंजम्पशन की बात करी गई है, प्रोडक्शन की। अगर मान लीजिए चाइना है तो चाइना कंट्री की एक लिमिट होनी चाहिए, इस लिमिट को पार ना करे। कंट्री कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, इंस्टीट्यूट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस लिमिट को पार करके आप अपना पैसा बनाने का ना सोचिए, क्योंकि रिसोर्स जो है वो फिक्स है पृथ्वी के लिए। एक महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी, अर्थ इज इनफ फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। तो उन्होंने ये इतनी बड़ी लाइनें बोली थी, हमें उसका सही प्रकार से इस्तेमाल करके आगे चलना है। तो हम लोग केवल एक्सपोर्ट पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण अपने कंट्री का क्या हो रहा है, अपने कंट्री का इकोलॉजिकल सिस्टम डिटेरियोरेट हो रहा है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो एलिफेंट को लेकर के है। इस एलिफेंट को हम लोग समझेंगे क्या इशू निकल के आ रहा है। अलार्मिंग रेट से मतलब बहुत तीव्र गति से अफ्रीकन जो हाथी हैं उनकी संख्या में गिरावट हुई है। तो ये ऑलमोस्ट 70% इनकी पॉपुलेशन घट चुकी है। ये चीजें बोली जा रही हैं पिछले ईयर्स के अपेक्षा। अब ये कैसे होते हैं, तो जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हाथियों की, वो अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में कुछ अंतर आता है। अगर अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो दो प्रकार से होते हैं। एक जो झाड़ियों में रहने वाले हाथी होते हैं, दूसरा जो जंगलों में रहने वाले हाथी होते हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट ये दोनों सोशल होते हैं। दोनों की बात करी जा रही है, अफ्रीकन हाथी और अफ्रीकन बूस और अफ्रीकन फॉरेस्ट दोनों शाकाहारी होते हैं, दोनों सोशल होते हैं, लेकिन कुछ बनावटी स्ट्रक्चर में अंतर आती है। तो ये बुश एलिफेंट है और ये फॉरेस्ट की एलिफेंट है। फॉरेस्ट की एलिफेंट की बात करें तो ये व्हाइट टीस कलर में आ जाती हैं। झाड़ियों की बात करें तो ये यहाँ पे व्हाइट ब्लैकिश ग्रेइश कलर में आती हैं। दोनों अपने विलुप्त के कगार पे हैं। IUCN के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 2021 के आंकड़ा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये रेड लिस्ट तैयार करती है कितने जानवर वल्नरेबल हैं, कितने जानवर इंडेंजर्ड में आ गए हैं, कितने जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ गए हैं। बुश एलिफेंट की बात करें यहाँ पे तो वो इंडेंजर्ड है, और वहीं पे फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करें इसका तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गई है। किस चीज़ के लिए, तो अपनी हैबिटेट लॉस, जहाँ पे रहते हैं वही यहाँ पे उनके जगहों को ही यूज किया जा रहा है मानव के द्वारा। दूसरा इनकी पोचिंग होती है, मारा जाता है इनके आइवरी के लिए, हाथी के दांत के लिए तो वो पोचिंग हो रही है इनकी, उसके कारण इनकी जनसंख्या में गिरावट हो रही है। देखिए मानव ऐसा नेचर में ह्यूमन बीइंग जो है एक ऐसा प्राणी है जो जानवरों से भी बदतर है। जानवरों को तो ज्ञान नहीं है, जानवरों को अपनी स्वयं की कोई चेतना नहीं है, कोई उनको उनका मस्तिष्क एक लिमिटेड है कि जंगल में ही हमें रहना है। मानव ने अपने इस इवोल्यूशन वाले स्टेज को पार करके और दिन पर दिन इवॉल्व होने का प्रयास कर रहा है। जितना आगे मानव जा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अपने इस प्लानेट मदर प्लानेट अर्थ को ही एक्सप्लॉइट करके हम आगे जाने का प्रयास करेंगे। वही सब बातें हैं यहाँ पे जो मुझे आपको बतानी थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है यहाँ पे कि दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा जो है कि इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो कौन सी है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये इंडेंजर्ड में आ रही हैं। क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, इसलिए मुझे देना था। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बेल आइकन आप दबा के ही आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।